बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल पर। बिल्कुल नहीं कहूंगा कि लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर कीजिएगा, बल्कि आपको अच्छा लगे कंटेंट तो जरूर सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगे तो अगले का वेट करें, इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। आज एक अहम शख्सियत जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत से मेरे भाइयों की, अजीजों, चाहने वालों की आइडियल शख्सियत थी, मगर मैं काफी अरसे से उनको समझा रहा था कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। सबसे पहले इसको मैं तफसीलात आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं बात करता हूं जो आज इमरान खान साहब ने एक बड़ी कैंडिड मुलाकात की रिपोर्टर से, साफियों से, और उसमें उन्होंने बहुत अहम इंकशाफात किए जनरल बाजवा की शख्सियत के, कि कैसे वो उनको धोखा दे रहे थे, कैसे वो उनको मामू बना रहे थे। एक बात याद रखिए, कभी भी आपके सामने बहुत इज्जो इंकसार के साथ मिलने वाला शख्स, आपके सामने झुकने वाला, कू के बल आपको सलाम करने वाला शख्स आपका वफादार या आपका मुखलिस नहीं होता। ये चीज हमने जियाउल हक के दौर से देख ली कि ये लोग कैसे दिल पर हाथ रखकर आपके सामने झुककर बड़ी मस्कीन सी शक्ल बनाकर आपको बोलेंगे कि हाँ जी मैं आपका खादिम, मगर ये पीछे से वार जरूर करते हैं। बाजवा ने भी जब आखिरी 23 मार्च की परेड हुई, इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, तो हमने देखा कैसे डबल सैल्यूट कर रहा था वो खान साहब को, और पता चल रहा था कि ये शख्स असल में जो दिखा रहा है वो है नहीं। क्योंकि उसी परेड में आपने एक और सीन देखा होगा कि अफसरान को डांटा बड़े बुरे तरीके से, जो हमने कभी नहीं देखा। कोई भी आर्मी चीफ अपने सिपाहों के लिए, अपने मातहतों के लिए बाप की मानंद होता है। हमने कभी ये मिसाल नहीं देखी कि किसी आर्मी चीफ ने ऐसे पब्लिक में अपने मातहतों को डांटा हो, जूनियर्स को डांटा हो, मगर इसने बड़े बुरे तरीके से उस टाइम डांट दिया, जो शायद इस बात की निशानी थी कि मौसूफ का मूड काफी खराब है। अच्छा, अब इस बात को पीछे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो मौजू मेरा आज का है वो है जनरल फैज हमीद साहब के बारे में। अक्सरियत ने जहन बना रखा था कि जनरल फैज हमीद रिटायर्ड का ट्रांसफर हुआ उनकी पोस्ट से, तो उसके बाद तमाम खराबियां शुरू हुई। ऐसा हरगिज नहीं था। जनरल फैज हमीद जब महकमे के सरबराह थे, उसी वक्त इन तमाम डीलों का आगाज हो चुका था। इसमें मैं आपको अभी कुछ बताऊंगा और आपके सामने मैं कुछ सबूत भी रखूंगा कि कुछ डीलिंग्स, कुछ मुलाकातों में जनरल फैज हमीद खुद मौजूद थे। और उसके बाद क्या हुआ, बड़ी दिलचस्प कहानी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनरल फैज हमीद जून में DGI-SI बने थे और नवंबर में नवाज शरीफ को जमानत मिल गई थी। नवाज शरीफ को फिर उसके बाद रिहा करवाने में, जाहिर बात है, आर्मी चीफ या कोई भी बड़ा अफसर ओहदेदार खुद तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता किसी भी डील में जजेस को या कहीं पर NRO देने के लिए। जाहिर बात है उनके मातहत जो सब लोग होते हैं वो ये सब काम करते हैं। अब बात यह है कि जनरल बाजवा या जनरल फैज हमीद के जाने के बाद भी पॉलिसीज चेंज नहीं होती। जब तक टॉप कमांड की आपसी जहनी हमआहंगी नहीं होती, ये फैसले नहीं होते। कोई आप ये सोच लें कि अगर 10 लोग एक साइड पर खड़े हैं और 2 लोग एक साइड पर खड़े हैं तो चलेगी 10 लोगों की, 2 लोगों की नहीं चलती। लिहाजा अक्सरियत इस फॉर्मूले पर अमल पैरा थी जो अभी तक दिखाया जा रहा है, और इनके आपस में जो हलकों में चीज फैलाई जा रही है कि इमरान खान को नहीं आने दिया जाएगा। ये बात जनरल बाजवा के जाने के बाद भी उसी जोरों शोर से जारी है कि इमरान खान को अब नहीं आने दिया जाएगा, मगर एक प्लानिंग इंसान करता है और एक प्लान अल्लाह करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जनरल फैज हमीद ने जब नवाज शरीफ वाला ये सारा मामला सेटल हुआ और उसमें मरियम सफदर की जमानत की गई, इन तमाम चीजों को मैनेज करने वाला, जाहिर बात है, एक ही पाकिस्तान में महकमा है जिसकी इतनी अप्रोच है कि वो हर चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कोई भी सियासतदान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो 100% रिजल्ट लेकर नहीं आ सकता। जहां से नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स काउंट, उसकी रिपोर्ट्स चेंज होना, फिर उसके बाद जजेस का 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ऐसा तहरीरी मुआहिदा लिखकर देना कि जिसमें पढ़ने के बाद पता चलता है कि नवाज शरीफ को दोबारा गिरफ्तार करने का कोई चांस ना रहे। हालांकि उसमें यह शिक भी डाल दी गई कि जब तक नवाज शरीफ को डॉक्टर क्लियर नहीं करेंगे इसको दोबारा वापस आने की जरूरत नहीं है। अब ये बात मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग थी। एक तरफ तो आप 4 हफ्तों की उसको जमानत दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपने एक उसमें पकड़ डाल दी कि जब तक डॉक्टर क्लियर ना करे। अब डॉक्टर अदनान जैसा हो तो वो तो पांव के इलाज से भी जान का खतरा बता सकता है या दिल की बीमारी निकाल सकता है कि जी आपके पांव में दिल की बीमारी है। तो इस तरह के डॉक्टर्स कहां क्लियर करेंगे? और वो हम देख रहे हैं कि 4 साल बाद भी नवाज शरीफ वहीं का वहीं है, और वो नहीं आएगा जब तक कि उसको लंदन में इस बात की गारंटी नहीं दे दी जाती कि जब तुम वापस आओगे तुम्हें जेल में नहीं डाला जाएगा। 1 घंटा भी ये इंकलाबी जेल में नहीं गुजार सकते। उसके बाद जब मरियम की जमानत के केसेस चले, मरियम की जमानत मनसूखी के केसेस, वो तारीख पे तारीख, 1.5 साल मरियम की तारीखें चलती रही। कभी किसी ने पत्थर मार दिया, कभी किसी ने गाड़ी गिरा दी, किसी ने मोटरसाइकिल गिरा दी। तो ऐसे बहानों के बाद 2-2, 3-3 महीने की डेट्स मिलती रही, और एक वो मुजरिमा जिसकी जमानत की बुनियाद ये थी कि वो अपने बाप की तीमारदारी के लिए रिहा की जा रही है, और उसका बाप मुल्क में मौजूद ही नहीं था, मगर उसकी तीमारदार को पीछे जमानत देकर रखी गई, और आखिरकार
इन सब ने मिलकर उसके केसेस भी क्लियर कर दिए। जरदारी, फरियाल तारपुर के साथ डीलिंग मौसूफ के ही जमाने में हो चुकी थी। जरदारी और फरियाल तारपुर के तमाम केसेस उस टाइम पेंडिंग हो चुके थे, इनको सिंध में मुंतकिल किया जा चुका था वापस, और इनके आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा था कि पीपल्स पार्टी को दोबारा एक नए सिरे से अवाम में मकबूल बनाने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं, और उसमें मीडिया भी पेश पेश था। तो ये सब मैनेजमेंट उस टाइम से चल रही है। एक और किरदार का आपको नाम बता दूं, आपने मरहूम अरशद शरीफ से एक गंजे शैतान का नाम सुना होगा, तो मुझे ये बताइए ये गंजा शैतान किसके दौर में इतना मुतहरिक था? यहां से आपको सारी बात समझ आ जाएगी। गंजा शैतान मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप कर रहा था मीडिया के ऊपर, और ये मौसूफ रिटायर्ड जनरल फैज हमीद के दौर में ही ये उसी तरह मुतहरिक था जितना आज है। इन लोगों को नहीं हटाया जाता। अब सबसे बड़ी गवाही जो इनके अपने बंदे के मुंह से मैं आपको सुनवाने लगा हूं, ये आप सुनिए कि उस वक्त के DGI-SPR क्या फरमा रहे हैं। ये पहले आप एक क्लिप छोटा सा देख लीजिए, जिसमें मरहूम अरशद शरीफ भी मैं 2-3 बार सुना तो आंखों में पानी आ गया कि कैसा वो शख्स था जिसके पास ये लोग खुद जाते थे, पसंद करते थे, और उसके बाद उससे इतनी नफरत हो गई कि इन्होंने उसके लिए पाकिस्तान में रहना नामुमकिन कर दिया। मैं अब जज्बाती नहीं होना चाहता, ना आप लोगों को करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला अरशद शरीफ भाई को अपने ज्वारे रहमत में जगह अता फरमाए। आप ये क्लिप सुनिए और उसके बाद मैं आपको इसकी तफसीलात बताता हूँ। जन साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आजकल काफी सारी खबरें आ रही हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकातों की, साथ कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जी कोई मुलाकात ही नहीं हुई किसी की, और खास तौर पे नून लीग की तो किसी की भी मुलाकात नहीं हुई किसी लीडर की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से। आप इस हवाले से हमें कुछ कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं कि मुलाकातें हुई या नहीं हुई? जी, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये ज़रूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में, और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI साहब भी मौजूद थे। और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई, और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पे वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे, और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। मैं इस बारे में इससे ज्यादा मजीद कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जी, ये क्लिप आपने सुना, इसमें उस वक्त के DGI-SPR बाबर इफ्तिखार साहब हैं, जो आजकल कराची ट्रांसफर हो चुके हैं, और MKM की नाराज सास बहू वाले झगड़े खत्म करके उनको दोबारा इकट्ठा करने में मसरूफ हैं। तो ये अपने मुंह से बता रहे हैं कि जब मोहम्मद जुबैर ने गेट नंबर 4 से GHQ में एंट्रीज मारी, तो उस वक्त की मुलाकातों में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब के अलावा फैज हमीद साहब भी मौजूद थे। ये 2 साहिबान एक पार्टी के तर्जुमान से किस हैसियत में मुलाकातें कर रहे थे? एक सियासतदान GHQ में जाकर, वो भी जो किसी हुकूमती ओहदे पर नहीं था, ये याद रखिए, मोहम्मद जुबैर किसी हुकूमती ओहदे पर नहीं था, ये कैसे GHQ में एंटर हो सकता है? ये कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिल सकता है, और किस हैसियत में मिल सकता है? इनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई? यहाँ पर एक और चीज की हमें एक बड़ी शिद्दत के साथ कमी नजर आती है कि एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो इस चीज पर नजर रखे कि किन लोगों की इतने हसास महकमों में आमदोरफ्त होती है, हमारे इतने हसास और बड़े अफसरान किन लोगों से मुलाकातें करते हैं, इनसे मिलने वाले लोग क्या हैं, क्या करते हैं, क्या बातें करते हैं, इस सब चीजों का रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में और कहीं नहीं होता। कोई भी आम शख्स, कोई भी ऐसे सिविलियन किसी हसास इदारे में ऐसे जाकर मुलाकातें अफसरान के साथ नहीं कर सकता। ये बहुत खतरनाक मामला होता है। अब जब तक इनके मफादात आपस में नहीं टकरा गए, अगर मौसूफ नहीं बताते कि मोहम्मद जुबैर साहब GHQ के चक्कर लगाते रहे, तो किसी को, यहां तक कि इनके सरबराह जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, किसी को मालूम नहीं था कि मोहम्मद जुबैर वहां पर क्या करता फिर रहा है, या नून लीगी रहनुमा कैसे इनसे मुलाकातें करते फिर रहे हैं। शहबाज शरीफ, मरियम सफदर किस हैसियत में इन अफसरान से मिलती रही? इन लोगों का एहतसाब कौन करेगा? इन लोगों पर नजर कौन रखेगा? देखें, करने को कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब गद्दार हैं या सब गलत हैं, मगर नकब तो लगती है, हर जमाने में लगती है। अगर कोई नकब लगा रहा है तो उस पर नजर रखने के लिए एक होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक और बात मैं नहीं कहना चाहता, मगर आजकल जो वायरल हुई भी है, वो जो मेजर आदिल राजा साहब ने एक इंकशाफ किया है, उसके बाद मैं बता दूं कि आपको क्या मालूम कि वो मोहम्मद जुबैर के जो वीडियोस लीक हुए थे, तो वो कहाँ पर बने थे इन मुलाकातों के, या वो क्या करने जाता, अल्लाह माफ करे, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। इस मीडिया टॉक में बाबर इफ्तिखार साहब मुलाकात का हवाला देने के बाद ये भी बता रहे हैं कि जी हम गैर सियासी हैं, हमने उनको बोल दिया कि आप इन
मामलात पे बात ना करें तो मोहम्मद जुबैर वहां क्या करने आए थे? जब मोहम्मद जुबैर की वहां आमद का आपको मालूम था और आपने उनको मुलाकात का वक्त दे दिया, तो आपका क्या ख्याल था कि वो वहां पर सिर्फ चाय पीने आ रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं था वो क्या बात करने आएंगे? तो असूलन तो ये मुलाकात होनी नहीं चाहिए थी, मगर ये एक मुलाकात नहीं थी, उनकी 3 से 4 मुलाकातें हुई थी। और जाहिर बात है, पहली मुलाकात में अगर आपको उनका मुद्दा पता चल गया था कि ये क्या बात करने आते हैं, तो अपने आप को क्लियर रखने के लिए आपको ये चाहिए था कि आप इस मुलाकात से मना करते, मगर आप सब इतने मासूम हैं या आप लोग हमें इतना बेवकूफ समझते हैं कि आप एक टाइम पे इसी टॉक में आप खुद को पॉलिटिकल बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं जी हमारा इन मामलों से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उसी टॉक में आप ये भी बता रहे हैं कि वो आपसे मुसलसल मुलाकातें करने आ रहा था। तो आप मुझे नहीं मालूम कि आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने एक और सुनतनी छोड़ी कि हम जी पिछले साल से पॉलिटिकल हो चुके हैं, तो आप इस साल टेक्नोक्रेट से किस हैसियत में मुलाकातें कर रहे हैं? किसी टेक्नोक्रेट, किसी की हिम्मत कैसे हो कोई सरकारी अफसर ऐसे मुलाकातें करे और वो बताए लोगों को, मीडिया को बताए कि हम इसलिए मुलाकातें कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ सेटअप लाना चाहते हैं। हु आर यू? आप कौन है? आपको किसने इख्तियार दिया ऐसा करने का? ये सरीहन अपने हलफ की खिलाफ वर्जी है और ये इस पे आर्टिकल 5 भी बनता है, आर्टिकल 6 भी बनता है। इस पे बाद में हम इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे कि ये चल क्या रहा है इस मुल्क में। फिर आते हैं पुराने मौजू की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ट्वीट्स में अपने स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूं क्योंकि मैं तंग आ गया था कि आप लोग इतनी जल्दी किसी को आइडियल बना लेते हैं और उसके बाद उसको अपनी आप पसंदीदा पोस्ट पे देखने के बाद आप चाहते हैं कि ये बस मसीहा है, ये सब ठीक कर देगा। तो मैंने ये चंद ट्वीट्स किए थे उस टाइम पर, जब ये एक आध ट्वीट जो उनसे ऑपरेशन रजीम चेंज से पहले का था और उसके बाद भी मैंने किए कि ये फजूल किस्म की पोस्टें कि फला आर्मी चीफ फला आ जाएगा तो बस मजे हो जाएंगे। मेरिट पे जो काम होगा वही पाकिस्तान के मफाद में ना होगा, ना आपकी ना मेरी जाती पसंद नापसंद से कभी भी नहीं ऐसा कुछ होगा। अगर यही पसंद नापसंद का म्यार हम अपने वज़राए आज़म के लिए भी रखें तो वो भी मेरिट को नजरअंदाज करेंगे और अपने पसंदीदा लोगों को लाएंगे, मगर ये चीज हमेशा नुकसानदेह साबित हुई है। लिहाजा इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक जो मेरा आंखों देखा और कानों सुना वाकया मैं आपको बताता हूं कि 2021 में अभी बजट नहीं पेश हुआ था, तो मोहतरम फैज हमीद साहब रिटायर्ड अपने आबाई इलाके में एक जनाजे में शिरकत के लिए गए और वहां पर उनको कहते सुना गया कि ये हुकूमत का ये आखिरी बजट है, इसके बाद ये हुकूमत नहीं रहेगी। अब ये बात पिछले साल की है। उस टाइम कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही थी, नापसंदीदगी स्टार्ट हो चुकी थी। जून जुलाई में आपको मालूम है बजट आता है। उसमें मौसूफ ने शिकायत जो की वो ये थी कि हमारे लिए कुछ नहीं रखा जाता। अब 2021 आपको पता है 2020-21 कोविड का साल था, इंतहा दर्जे की मुआशी मुश्किलात का दुनिया सामना कर रही थी। तो उस टाइम पर हमें मालूम है कि फौज के बजट में भी कटौतियां हुई थी और हमें बहुत बताया गया था जो प्रेस रिलीजेस और मीडिया टॉक्स में कि जी देखें कितनी बड़ी कुर्बानी दी जा रही है कि हम अपने बजट में से इतना काट रहे हैं और ऐसा हो रहा है। और खान साहब ने भी इसको बड़ी खुशी से बताया कि देखें जी कि हमारी अफवाज ने भी अपने बजट में कटौती करवाई है ताकि हम आम आवाम की कुछ खिदमत में ज्यादा पैसा लगा सके। और लोगों ने देखा कि खान साहब ने जो कहा वो करके दिखाया। एहसास रिलीफ फंड और इस सब में लोगों को पैसे मिले, मगर अंदर से ये लोग खुश नहीं थे, ये शिकायतें कर रहे थे। मौसूफ ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये बयान किया कि ये इस हुकूमत का आखिरी बजट है, देखें जी हमें कुछ नहीं मिलता। ये अल्फाज हूबहू वही अल्फाज कोट कर रहा हूं और अगर वो ये सुनते हैं तो वो इसको डिनाई कर सकते हैं या अपना मौकफ दे सकते हैं। अगर ये बात झूठ हो तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ये बात 100% दुरुस्त है। इन्होंने कहा कि जी देखे ना हमें कुछ नहीं मिलता, हमारे पास क्या आ रहा है। तो आप लोग बोल देते, आप लोग सामने से उनको शिकवा कर देते कि हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, हमारे बजट में हिस्सा रखा जाए। और उसके बाद आपने देखा कि अगले बजट में 17 से 18 अरब रुपया मंजूर हो गया, सब हंसी खुशी रहने लगे, मगर हम ये सब सहने लगे। बात यहाँ खत्म नहीं होती। उसके बाद मौसूफ ने चंद और गिले शिकवे किए और साबित करने की कोशिश की कि यह हुकूमत जौन सी है या तो इसको हटा दिया जाएगा या फिर इसका कुछ और इंतजाम किया जाएगा। और इंतजाम से मुराद ये है कि खान साहब को इन हाउस चेंजेस, जो आपने मीडिया हाउसेज में बातें सुनी थी, इन हाउस चेंजेस का बोल रहे थे कि खान साहब को हटाकर पार्टी में से ही किसी और को बनाया जाए, जो मुकम्मल तौर पर इनका मंसूबा नाकाम रहा। 100 बातों की एक बात, हर काम बेहतरी के लिए होता है। खान साहब ने उस वक्त अगर जनरल फैज हमीद को अपने ओहदे पर बरकरार रखने की कोशिश की तो वो सिर्फ अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से, इलाकाई सूरत हाल की वजह से। खान साहब का कोई फेवरेट नहीं था, ये आप मेरा ट्वीट भी देख सकते हैं, इसमें मैंने मेंशन किया खान साहब का कोई फेवरेट नहीं था। खान साहब किसी को अपने पसंदीदा बंदे को नहीं लगाना चाहते थे। अगर उनके होते हुए ये वाला टाइम आता तो वो उसी शख्स को लगाते जो मेरिट पे होता और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होता। मगर ये सारी अफवाहें जो उड़ाई गई कि इमरान खान साहब फैज हमीद को लगाना चाहते थे, ये बिल्कुल गलत था, ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरी बात ये कि खान साहब को कुछ ना कुछ मालूमात मिलनी शुरू हो चुकी थी, इसलिए आपने
वो जो कहानी सुनी कि खान साहब ने 2 नंबर ब्लॉक कर दिए, तो 90% मेरा आइडिया यही है कि वो दूसरा नंबर मौसूफ फैज हमीद साहब का था। काफी हद तक लोग कंफर्मेशन भी देते हैं, मगर खान साहब के अपने मुंह से अभी इस चीज की कंफर्मेशन आनी बाकी है, इसलिए इसको 100% नहीं कहा जा सकता, मगर 90% कयास यही है कि वो दूसरा नंबर जनरल फैज हमीद का था। और मेरा ख्याल है ये खान साहब का बहुत बेहतर फैसला था, वरना मजीद कुछ चहमगोइयां होती, कयास आराइयां होती और कुछ मजीद कहानियां निकाली जाती मीडिया हाउसेज और ये मरियम के मीडिया सेल्स की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपना मौकफ काफी हद तक क्लियर कर दिया है। सिर्फ एक गुजारिश ये है कि अपने आइडियल्स को साइड पे रख के मुल्क के लिए देखिए कि बेहतर कौन है, फिर उस लिहाज से अपने आइडियल्स बनाया कीजिए। जाती आइडियल्स कभी हमें फायदा नहीं देते। आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान का और हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।